हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और उनसे हम कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन है एलोकेशन ऑफ एन एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वन बाय वन देखते हैं कि ये मेथड कैसे होते हैं और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि टैक्स एनवायरनमेंट को देखना समझना क्यों ज़रूरी है। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हमें चूँकि डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस को कैरी ऑन करना होता है, तो अगर हम एक डिसीजन लें और उसके अंदर टैक्स इफ़ेक्ट शामिल ना करें तो हो सकता है वो डिसीजन हमारे लिए बेस्ट हो। लेकिन जब उसी डिसीजन को हम एवेलुएट करते हैं विद टैक्स इफ़ेक्ट, तो हो सकता है वही बेस्ट वर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो जो हमारे डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, उसके अंदर टैक्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट शामिल है। टैक्स के साथ वो डिसीजंस कुछ और हो सकते हैं और टैक्स के बगैर वो डिसीजंस कुछ और हो सकते हैं। सो हमारे लिए जो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर टैक्स इम्पॉर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, और सम हाउ हम कुछ पर्सनल टैक्स की भी बात करेंगे, लेकिन लिमिटेड सी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? Revenues of a corporations are taxed after deducting some tax allowable expenses। जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी जितनी भी रेवेन्यूज हैं उनको हम टैक्स उनके ऊपर हम चार्ज करते हैं, लेकिन उसके अंदर डिडक्ट क्या चीज़ होगी? टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस। सो अगर हमने कॉरपोरेट रिलेटेड टैक्स देखना है तो रेवेन्यूज़ तो हमें पता है डिफरेंट किस्म की जो है वो हमें रेवेन्यूज़ होंगी, लेकिन हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और उनसे हम कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये वो एक्सपेंसेस होंगे जिनको टैक्सेबल इनकम में से माइनस किया जा सकता है, और इन टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस का हमें टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल होता है। जब कभी हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एवेलुएट करते हैं तो इन एक्सपेंसेस का हम टैक्स बेनिफिट भी इंजॉय करते हैं। सो ये टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है डेप्रिसिएशन का एंड देन इंटरेस्ट पेड का। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन है एलोकेशन ऑफ एन एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो लेट्स से अगर हमने एक बाइक परचेज की है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपीज़। अब उसको कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद जब मैं उसको सेल आउट करने जाता हूँ तो वो कभी भी 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। वजह क्या है? वजह ये है कि वो चीज़ इस्तेमाल हो चुकी है और इस्तेमाल होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। उसकी जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी अब वो वैल्यू नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि ये इस्तेमाल हुई है। तो इसी तरह अगर मैं किसी एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दूं, मैं ये देखूं कि 1 साल के अंदर इस एसेट की कॉस्ट कितनी कम हुई है, तो वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाएगी उस साल के लिए। इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये मेथड कैसे होते हैं और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या है कि एसेट की जो कॉस्ट है वो उसकी पूरी लाइफ के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, यानी जो सालाना एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो सेम होगा। अगर एक एसेट ने 10 साल चलना है तो हर साल उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो जितना पहले साल होगा उतना ही 10th ईयर में उतना ही इक्वल होगा। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
सबसे पहले हम एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि अकाउंटिंग के अंदर हमने काफ़ी इसके अंदर जो है ना वो कैलकुलेशंस की। एसेट की कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू को माइनस किया जाएगा, और इस ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट, इस डेप्रिसिएबल कॉस्ट को यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो भी हमारे पास आंसर होगा वो सालाना डेप्रिसिएशन कहलाएगी। डिक्लाइनिंग और डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्या है? इस मेथड के अंदर हम एक रेट फाइंड आउट करते हैं जिसको हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, और उस रेट को हम चार्ज करते हैं हर साल नेट बुक वैल्यू के ऊपर। अब ये नेट बुक वैल्यू क्या है? नेट बुक वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो नेट बुक वैल्यू निकल आती है। अब ये नेट बुक वैल्यू जो होगी वो हर साल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, हमने शुरू में बात की कि हमने एक एसेट परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख। अब इस 1 लाख के ऊपर अगर हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट ईयर आएगा तो फर्स्ट ईयर में हमने 10,000 इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज की। हमारी जो नेट वर्थ होगी, जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू होगी एसेट की, वो 90,000 होगी। 90,000 कैसे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी पहले साल की। दूसरे साल फिर हमने उसके ऊपर 10% चार्ज किया तो 9,000 आ गया। जब ये 9,000 हमने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज कर ली तो अब हमारे पास बैलेंस क्या आएगा? बैलेंस आएगा 81,000। अब ये 81,000 क्या है? नेट बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू को हम, इस 80,000 को हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कॉस्ट थी 1 लाख, इस कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी दूसरे साल के एंड तक जितना भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर चुके हैं, अगर हम उसका टोटल कर लें तो वो कहलाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? एक तो 10,000 है और दूसरा हमारे पास 9,000 है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 19,000। अब हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू होगी वो क्या होगी? 81,000। सो जब तीसरा साल आएगा तो जो भी डेप्रिसिएशन रेट होगा वो इस नेट बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज किया जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जितनी भी हमारी यूज़फुल लाइफ होगी एसेट की, अगर हम उसको 1 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ करें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा, जो कि हमने चार्ज करना है नेट बुक वैल्यू के ऊपर। हर साल जो हमारे पास बच जाएगी नेट बुक वैल्यू, उसके ऊपर हम ये वाला रेट लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? इसको भी हम फार्मूले के अंदर लिख सकते हैं। हमारे पास रेट होगा, रेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा नेट बुक वैल्यू के साथ। अब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या होगा? सिंपल, ये जो रेट हमने फाइंड आउट किया 1/, यूजफुल लाइफ के फार्मूले के साथ, हमने उसको क्या किया? डबल कर दिया। यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम जो हमने डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट फाइंड आउट किया था, सिंपली हमने उसको यहाँ पे डबल कर दिया। अगेन उसको नेट बुक वैल्यू के साथ अप्लाई किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा हर साल का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ये क्या चीज़ है? इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था टैक्स रिफॉर्म एक्ट 1986 के अंदर। इसके अंदर जो हमारे एसेट्स हैं उनको उनकी यूजफुल लाइफ के मुताबिक डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, और इन तमाम एसेट्स को जो है एक फिक्स्ड परसेंटेज अलॉट कर दी गई। जो 3 साल वाले थे उनके लिए ये वाली परसेंटेज आ गई। इसी तरह 5 इयर्स के लिए भी एक पूरा स्केजुअल हमने डिज़ाइन किया, और ये फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो हर साल उनके ऊपर अप्लाई किया जाता था। तो इस जो सिस्टम को क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ये क्यों? नेक्स्ट हमारे पास जो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे किया जाता है? इंटरेस्ट डेट के ऊपर पे किया जाता है। हमने ये बात शुरू की
क्लासेस के अंदर देखा कि हमारे फर्म के जितने भी एसेट्स हैं वो या तो डेट से फाइनेंस किए जाते हैं या इक्विटी से फाइनेंस किए जाते हैं। अब जो डेट है, डेट का जो रिवार्ड है उसको हम इंटरेस्ट की शेप में देते हैं, और ये एक सर्टन परसेंटेज है। जब हम किसी से डेट लेने जाते हैं तो वो हमें कहता है कि भाई हम आपको इतने परसेंट पे जो है वो लोन देंगे। वो जो परसेंटेज है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और जो सालाना इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाता है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हम टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस के अंदर शामिल करते हैं और हमें इसका टैक्स बेनिफिट भी होता है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो इक्विटी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो बात है ये याद रखने वाली है कि जो इंटरेस्ट पेड है उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ये टैक्सेबल नहीं, लेकिन डिविडेंड पेमेंट हमारे पास टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस के अंदर शामिल नहीं है, इसका हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्सेशन सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो कुछ और टर्म्स भी हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले है जी मार्जिनल टैक्स। मार्जिनल टैक्स क्या है, ये हर उस एडिशनल $1 रेवेन्यू के ऊपर चार्ज किया जाने वाला टैक्स है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म है और उसकी टैक्सेबल इनकम है 1 लाख, तो अब इस 1 लाख से ऊपर ऊपर जितना भी, फॉर एग्जांपल $1 इसके अंदर ऐड हम कर देते हैं तो हमारी जो रेवेन्यू आ जाती है वो 1 लाख एंड $1 आ जाती है। अब इस एडिशनल $1 के ऊपर जितना भी टैक्स पे किया जाएगा वो टैक्स हमारा मार्जिनल टैक्स कहलाएगा, राइट। इसी तरह जो एवरेज टैक्स है, एवरेज टैक्स क्या है कि जितनी भी टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, इस टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स लगता है $1 के हिसाब से, वो हमारा एवरेज टैक्स होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जो टैक्स पेड होता है हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर, तो हमारे पास पर डॉलर टैक्स पेड आ जाता है। इसको हम कहते हैं एवरेज टैक्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अगली जो चीज़ है वो है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये क्या चीज़ है, समटाइम्स ऐसा होता था कि जो हमारे एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपना जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको ज़्यादा शो करके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस किया जाता था और थोड़ा टैक्स पे किया जाता था। तो ऐसी प्रैक्टिसेस से बचने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। इसके अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देती है, और जब फर्म टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करती है तो उसको उस मिनिमम टैक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर AMT की वैल्यू फर्म की कैलकुलेटेड टैक्स के से बड़ी हो तो क्या होता है कि AMT अगर बड़ी हो और कैलकुलेटेड टैक्स कम हो तो AMT चार्ज किया जाता है, और अगर AMT लेसर देन कैलकुलेटेड टैक्स हो तो ऐसी सूरत में जो कैलकुलेटेड टैक्स है वो ही कलेक्ट किया जाता है। फिर इसी के बाद अगला जो फैक्टर है वो है क्वार्टरली पेमेंट। समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पेमेंट को क्वार्टरली टैक्स पेमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, तो उसको भी फाइनेंशियल मैनेजर देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हुए। फिर है कुछ टेम्परेरी टैक्स रिलीफ्स दिए जाते हैं, उनको भी जेन में रखना पड़ता है। उसके अलावा डिविडेंड इनकम, जितनी भी डिविडेंड इनकम मिले फर्म को ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज शेयर्स, वो भी टैक्सेबल इनकम के अंदर शामिल करनी पड़ती है। कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक, अगर किसी भी साल फर्म को लॉस हो जाए तो उस लॉस को टैक्सेबल इनकम के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अब 2020 चल रहा है, अगर फर्म को 1 लाख रुपीस का लॉस हो जाता है तो क्या होगा, अगर 2020 के अंदर ये लॉस हुआ है और 2019 की जो टैक्सेबल इनकम है
वो जितनी भी है उसके साथ इस टैक्स इस लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो टैक्सेबल इनकम है वो 90,000 थी, तो जो लॉस है 2020 का वो 1 लाख है। सो 2019 का सारी जो टैक्सेबल इनकम है वो गई। अभी भी हमारे पास 10,000 रुपीज़ का लॉस बाकी है। तो क्या होगा कि 2018 की जो टैक्सेबल इनकम है ये बाकी का 10,000 उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा। ये है कैरी बैक। और अगर 2018 के अंदर जो टैक्सेबल इनकम थी उसके साथ एडजस्ट करने के बाद भी अगर कोई लॉस बाकी हो तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यानी 2021 की जो टैक्सेबल इनकम है उसके साथ इस लॉस को फिर एडजस्ट किया जाएगा। ये है कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद है जी स्मॉल फर्म्स के लिए एक सब चैप्टर एस इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर जो बिजनेस स्मॉल कॉरपोरेशंस या स्मॉल बिजनेस के नाम पे रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको कॉरपोरेशंस के टैक्स बेनिफिट देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनको सब चैप्टर एस का नाम दिया गया। पर्सनल टैक्सेस की बात करें तो कॉरपोरेशंस के साथ जुड़े हुए जो कुछ टैक्सेबल इनकम है वो क्या है। पहली बात तो ये है कि कोई भी डेट होल्डर जब किसी कंपनी का होगा तो वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, और अगर वो इक्विटी होल्डर है तो क्या करेगा, वो डिविडेंड रिसीव करेगा। और इक्विटी होल्डर ही किसी भी किस्म का कैपिटल गेन भी हासिल कर सकता है। अगर वो शेयर्स की प्राइसेस के डिफरेंस के साथ कोई अर्निंग करता है तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। तो ये 3 किस्म की अर्निंग्स हैं जो एक कारपोरेशन के साथ जुड़े हुए किसी भी डेट होल्डर हो या इक्विटी होल्डर उसको मिल सकती हैं कारपोरेशंस की तरफ से। सो ये तीनों जो इनकम्स हैं वो सारी की सारी टैक्सेबल होंगी और पर्सनल टैक्स के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने टैक्स एनवायरनमेंट की बात की और टैक्स एनवायरनमेंट के अंदर टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस की बात की जिसके अंदर डेप्रिसिएशन था और इंटरेस्ट था। फिर हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स की बात की।